सर्वेषां कृते नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ संख्या 13 कर्ता और कर्म कारक के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने कुछ शब्द रूपों के बारे में पढ़ा और धातु रूपों के बारे में आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद आपको ये जो कर्ता और कर्म कारक है, इसमें हमें क्या किया गया है, एक वाक्य निर्माण करने की विधि बताई गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कर्ता की, पहला पॉइंट हमारे पास आता है कर्ता। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ता होता क्या है, कर्ता किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सीधा सीधा अर्थ है कि क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। अब आप मान गए कि क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, ठीक है। अब क्रिया, उसके बाद क्रिया का भी तो पता होना चाहिए। अभी आपने जो धातु पढ़े, ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि जो धातु है उसे ही हमें क्या कहना होता है, क्रिया। उसे हम कहते हैं क्रिया। धातु मतलब क्रिया। जैसे मूल धातु हमारे पास है चल। कौन सी? चल, ठीक है, जिसका अर्थ होता है चलना। लेकिन अगर हम उसके लकारों के अकॉर्डिंग उसकी बात करें, तो जैसे लट लकार में चल धातु का अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम रूप बनाते हैं तो वो बनता है चलती, ठीक है। चलती जो है वो एक क्या है, क्रिया है, और इसको करने वाला क्या कहलाएगा, कर्ता। जैसे मैं लिख देता हूं राम चलती, ठीक है। राम चलती, ये चलती क्या है, राम क्यों लगाया, क्योंकि चलती जो है वो थर्ड पर्सन है। यहां पे राम ना तो मैं हूं ना तो आप हो। जहां पे तुम और मैं की बात आती है तो तुम के लिए हम हमेशा मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं, मैं के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राम एक थर्ड पर्सन है इसलिए, और चल धातु की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। थर्ड पर्सन के लिए हम हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए राम जो शब्द है मूल शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन में बनता है राम, और उसके साथ है क्रिया चलती। अब इसका जो अर्थ हम निकालेंगे वो क्या होगा, राम चलता है, यह आपने बोल दिया, ठीक है। अब इसका अर्थ राम चलता है, तो चलता है एक क्या हो गई, क्रिया। चलता है हमारे पास क्या है, क्रिया, और क्रिया को करने वाला कौन है, राम। तो राम यहां पे हमारे पास क्या कहलाएगा, कर्ता। समझ आ गया, राम चलता है, राम यहां पे कर्ता कहलाएगा और चलता है क्रिया। समझ आ गया। तो अब इसी प्रकार से हमें आगे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, और उसके बाद फिर आपको उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे फिर उसने हमें ये बता दिया कि कर्ता को, इसमें विभक्ति की अगर बात करते हैं, विभक्ति, कर्ता में हमेशा हम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग जो है वो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा उन्होंने हमें जो इस पाठ में कारक चिन्ह दिया है वो दिया है कर्म
अब प्रश्न ये उठता है कि कर्म क्या होता है। ठीक है, आप कर्ता समझ गए, क्रिया समझ गए, लेकिन हम कर्म की बात करते हैं तो हमें यहां पे बताया गया है कि कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सबसे अधिक चाहता है। याद रखिएगा, कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे क्या करता है, सबसे ज्यादा चाहता है, वह कर्म कहलाता है। वह कर्म कहलाता है। समझ आ गया कि कर्ता जो है अपनी क्रिया के लिए, क्रिया करने के लिए जिसे सबसे अधिक चाहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, कर्म बोलेंगे। ठीक है, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपका कर्म रहेगा, कर्म में हमेशा हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपका कर्ता और कर्म क्रिया का जो बोध है वो हो गया। अब पाठ में हमें क्या दिया गया है वो हम इसको जब पढ़ेंगे तो हमें एक समझ में आएगा। अब आप लोग इस चीज को पहले याद करेंगे। अगर आप लोगों को ये चीज याद नहीं होगी तो फिर आप मुश्किल में पड़े रहेंगे हमेशा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो हमें जैसे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, इसका जो पहला टॉपिक है, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति हमें यहाँ पे पढ़नी है सबसे पहले। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्ता में हमेशा हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें एक चित्र भी दिया गया है, उस चित्र को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ध्यान से अगर आपके पास किताब है तो आप यहाँ पे देखिएगा। ये आपके पास एक चित्र है। ये चित्र आप समझ गए कहाँ का है, देख लीजिए। एक वन है, ठीक है, वन में ही इतने अधिक मात्रा में जानवर पाए जाते हैं। ये एक वन का चित्र है, दृश्य है। अब इस दृश्य के आधार पर हमें यहाँ पे बेटा कुछ वाक्य बनाए गए हैं। उन वाक्यों को हम पढ़ेंगे, उसको हिंदी ट्रांसलेट करेंगे उसका, और समझेंगे कि वहां पे क्या चीज किस प्रकार से प्रयोग की गई है। समझ में आ गया? तो आप लोग भी, मैं यहाँ पे लिखता चलूंगा, आप ध्यानपूर्वक इस चीज को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। आगे आगे आपके वाक्य जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और कठिन होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले दिया है हमने बेटा एतत् किम। एतत् किम, मैं एक लाइन का अर्थ आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई समस्या ना आए। एतत् किम, तो एतत् किम, यहाँ पे एतत् जो शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा। एतत् जिसका शब्द जो ये आपका मूल शब्द है एतत्, आपने पढ़ा है, जिसका अर्थ होता है यह, और ये तीनों के तीनों लिंगों में चलता है। आपने इसको पुल्लिंग में भी पढ़ा, स्त्रीलिंग में भी पढ़ा और नपुंसकलिंग में भी पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा शब्द किम है जिसका अर्थ होता है क्या।
ये भी आपने तीनों के तीनों लिंगों में पढ़ा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। एतत् शब्द के रूप चलते हैं एषः, एतौ, एते पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः और नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि। उसी तरह कह, कौ के पुल्लिंग में, का के कहा स्त्रीलिंग में, किम के कानी नपुंसकलिंग में। तो ये शब्द रूप आपको याद करने हैं, तभी आप ऐसे समझ सकेंगे, बता सकेंगे कि ये है क्या। तो इनका अर्थ मैंने दोनों का आपको बता दिया। एक का अर्थ है यह और किम का अर्थ होता है क्या है। प्रश्न पूछ रहा है यह क्या है। ओके, देन उसके बाद सेकंड जो उसने हमें यहां पे दिया कि एक तो वनम अस्ति, क्या बोलता है वो, एतत् वनम अस्ति। बहुत सिंपल से शब्दों में बोल दिया। अब एतत् यहां पे इसलिए लगाया गया कि बेटा जो वनम, वन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो वो नपुंसक लिंग में चलता है। जैसे आपने पुस्तक शब्द को पढ़ा, पुस्तकम, या फल शब्द को पढ़ा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, उसी प्रकार फलम, फले, फलानि। ठीक है, तो ये जो वनम, जो आप वन जंगल जिसको बोलते हैं, इसके रूप चलते हैं वनम, वने, वनानि। तो मैंने क्या बोला, कर्ता का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हमने पढ़ा वहां पे कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम कर्ता में। ठीक है, लेकिन कर्ता हमारा एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। वो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपको अच्छे से वहां पर आइडेंटिफाई करना है। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका अर्थ क्या बनता है कि एतत्, मतलब इसका अर्थ आपको पता है यह। वन बता दिया मैंने, वन है या जंगल। अस्ति, अस धातु है जिसका अर्थ होता है होना या है। तो जब इस वाक्य को हम बोलेंगे, होना तो हम वहां पे लिख नहीं सकते, लेकिन उसका सही अर्थ आएगा है। अस्ति मतलब है। यह वन है, यह वन है या यह जंगल है। समझ में आ गया। और उस चित्र को आप माइंड में रखिए कि वहां पे आगे बोला गया कि एक खगः कूजति। बहुत अच्छा हमें यहां पे बताया गया कि एक खगः कूजति। अब आप यहां पे ध्यान देते चलिए बेटा कि एक का अर्थ होता है एक, खगः अगर इसका मूल शब्द जैसे आपने बोला बालकः, रामः, तो आप इसको पढ़ते ही समझ आएंगे कि ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है और ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और अगर कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्रिया भी हमारी क्या रहेगी, एक वचन की रहेगी। और क्रिया हमारी है कूज, मूल धातु इसमें क्या है, कूज, जिसका अर्थ होता है कूदना। तो लट लकार का प्रथमा विभक्ति का प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप बनता है, इसमें कूज धातु का तो बनता है कूजति। तो इसका जब अर्थ हम करेंगे तो एक का अर्थ सिंपल सी बात है एक, और खगः को हम क्या बोलते हैं, खगः का अर्थ होता है पक्षी। कूजति का अर्थ यहां से लेंगे चहचहाता है। एक पक्षी चहचहाता है। एक खगः कूजति मतलब एक पक्षी चहचहाता है। ओके, देन उसके बाद हमें आगे बोलते हैं कि अब एक वचन, अब ये यहां से स्टार्ट कर रहा है वो द्विवचन में, देखिएगा। ठीक है, द्वौ, अश्वौ, धावत। बहुत अच्छा आपने बोला, द्वौ अश्वौ धावत। अब द्वौ से आप समझ गए, हमने पढ़ा है, जब संख्या आपने पढ़ी तो आपने पढ़ा द्वौ, द्वे, द्वे। ठीक है, एक, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तीसरा,
त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। तो ये आप संख्या पढ़े हैं। अब जिन लोगों ने याद की है उनके लिए वो अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं है वो याद कीजिए, तभी आप इन शब्दों के अर्थों को जान पाएंगे। तो यहां पे क्या है, द्वौ का अर्थ हो गया दो, जैसे एक का अर्थ हो गया एक, जैसे द्वौ का अर्थ हो गया दो। और अश्वः आपने पढ़ा अश्वौ, तो जैसे आपने अगर बालक शब्द को आप ध्यान में रखेंगे हमेशा, या राम शब्द को आप हमेशा याद रखेंगे, तो यहाँ पे जो अश्वौ जो बना है उसका जो मूल शब्द है वो है अश्व, और वो भी अकारांत रीम शब्द है, ठीक है। और उसके रूप जो चलते हैं अश्वः, अश्वौ, अश्वः। और अगर आप बालक शब्द रूप बोलते हैं तो वो बनता है बालकः, बालकौ, बालकः। उसी प्रकार अगर राम शब्द को आपने याद किया है तो आप बोलेंगे रामः, रामौ, रामः। तो बहुत सारे आपके पास अकारांत शब्द रूप हैं जिनको आप अगर माइंड में रखे हुए हैं तो आपको ये शब्द पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे हमने अश्वौ बोला है वैसे आप बालकौ बोलते हो, वैसे आप रामौ बोलते हो। और धाव धातु है, भागने के दौड़ने के अर्थ में आपने धाव, तो धाव जो इसकी मूल धातु है उसका अर्थ होता है दौड़ना, और लट लकार में जब उसके रूप चलते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में तो वो बनता है धावती, और द्विवचन में रूप बन जाता है धावत। ये धावत क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपका कर्ता भी क्या है, द्विवचन का है। अगर कर्ता द्विवचन का है तो हम क्रिया यहाँ पे एक वचन की प्रयोग नहीं करेंगे, क्रिया भी हमारी हमेशा द्विवचन में ही प्रयोग की जाएगी। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। तो इसका जब अर्थ हम करते हैं तो क्या आता है, दो अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं, दो घोड़े दौड़ते हैं। ओके, देन इसके बाद अब एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, उसके बाद आता है आपका बहुवचन। सिंपल सी बात है। तो उसने आगे बोल दिया विविधा, विविधा जीवः, विविधः जीवः क्रीडन्ति, यहां पे हमें जो वाक्य दिया गया क्रीडन्ति, खादन्ति, च एक हमारा अव्यय है जिसका अर्थ होता है और, ठीक है, याद रखिएगा। च एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है और। यह आपको 4th क्लास में मैंने पढ़ाया है, आपने इसको पढ़ा है। तो विविधा जीवः क्रीडन्ति खादन्ति च, विविधा, तो ये विविधा भी क्या है, बहुवचन का रूप है, जैसे जीवः, जीवौ, जीवा। तो यह आपका उन्होंने किसमें, आपका पुल्लिंग में ही प्रयोग किया, उसका पुल्लिंग में ही, अकारांत पुल्लिंग का ही प्रयोग इसने पूरे इस पैराग्राफ में किया है। लेकिन शब्द तो अलग अलग है, एक जगह खगा है, दूसरी जगह अश्वौ है, और तीसरी जगह उसने जीवा का प्रयोग जो है वो किया है। तो विविधा का मतलब अनेक, विविधा क्या है, अनेक। विविधा शब्द का अर्थ आप क्या लेंगे, अनेक। जीवा, जीवा मतलब जंतु, जीव जंतु, ठीक है, अनेक जीव जंतु, जीव जंतु, अनेक जीव जंतु। यहां पे दो क्रियाएं दी गई हैं, एक आपने पढ़ी क्रिया क्रीड, मूल धातु उसकी क्रीड, और दूसरी में जो है वो मूल धातु खा। तो क्रीड का अर्थ होता है खाना, ठीक है, नो, क्रीड का अर्थ होता है खेलना, याद रखिएगा, और खाद का अर्थ होता है खाना, ठीक है। आपको शब्द रूप, धातु रूप बहुत अच्छे से याद करने हैं, तभी आप लोग फिर इसको हल कर पाएंगे, अदरवाइज आपको पता ही है, आप एग्जाम दे रहे हैं। तो क्रीड का अर्थ होता है खेलना, और खादन्ति उसने जैसे बोला, खाद धातु का मूल अर्थ है खाना। तो अनेक जीव जंतु
खेलते हैं और चौबक मैंने बता दिया और खाते हैं। अनेक जीव जंतु खेलते हैं और खाते हैं। अनेक जीव जंतु खेलते और खाते हैं। तो ये तो आपका एक पैराग्राफ की हिंदी ट्रांसलेशन हो गई। अब इसी पैराग्राफ के आधार पर अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो उन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे देंगे, तो ये आपको थोड़ा अभी ध्यान देना है। तो ये आप लिखेंगे और अभी मुझे साफ करना पड़ेगा और मैं अभी पांच प्रश्न इस पूरे पैराग्राफ से आप लोगों को हल करवाऊंगा। उनको आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और फिर बताएंगे कि उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो क्या हैं। तो जैसे मैं आपको पहला प्रश्न देता हूं यहां पे, प्रश्न संख्या 1। तो उस प्रश्न में मैं आपसे पूछता हूं कि किम शब्द रूप कैसा शब्द है। यह आपके पास प्रश्न है और इनके ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा। तो ऑप्शन सबसे पहला जो क ऑप्शन आपको दे रहा हूं वो दे रहा हूं आपको अकारांत पुल्लिंग। ये पहला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। और उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको आता है कि आकारांत स्त्रीलिंग। तीसरा सर्वनाम शब्द। शब्द रूप। और फोर्थ ऑप्शन आपको देता हूं इकारांत शब्द। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग की है शब्द रूपों की तो आपको वहां पे अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है कि ये किस प्रकार के शब्द रूप है। तो यहाँ पे प्रश्न को भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है। किम शब्द रूप कैसा शब्द है, ठीक है, कैसा शब्द है, कैसा शब्द रूप है। तो उसमें अगर आप जब आप उत्तर लेंगे अपना तो आपका उत्तर क्या है। अब आप लोगों ने अभी तक गैस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा, वो आएगा ग भाग, जो क्या है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द, यह आपका आया सर्वनाम शब्द। ओके, तो इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके पास जो दूसरा प्रश्न है उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न संख्या 2। लेकिन इतना याद रखिए कि ये तो बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, ओके, जैसे आप 5th से 6th में जाएंगे तो प्रश्नों का जो प्रारूप है वो बदलता चला जाएगा। अभी आपने जितना सीखा है उसी के हिसाब से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो आगे आप देख रहे हैं, आगे आपसे प्रश्न पूछा जाता है खबर इस शब्द की विभक्ति
वचन बताइए। खगः इस शब्द की विभक्ति और वचन आपको बताना है। उसके लिए ऑप्शन में आपके पास रख रहा हूं यहां पे सामने, मैंने लिख दिया द्वितीया। दूसरे ऑप्शन में आपके पास है प्रथमा, सॉरी वचन भी साथ है, द्वितीया बहुवचन, ख भाग में प्रथमा द्विवचन, ग भाग में आपके पास प्रथमा एक वचन और घ भाग में आपके पास है चतुर्थी बहुवचन। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब आपको बड़े ध्यान से यहां पे देखना है कि अरे इस शब्द में कौन सी विभक्ति है प्रयोग की। तो जब मैंने एक्सप्लेन किया इसको, जब आपको समझाया तो आप उसको अच्छे से समझ गए, आपको वो पता है। तो यहाँ पे अभी आपको पता भी चल गया होगा कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति और वचन है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो फिर से क्या रहेगा, ग भाग, क्या प्रथमा एक वचन, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग शब्द में हमने पढ़ा है बालकः बालकौ बालकः, उसी तरह चलेगा खगः खगौ खगा। तो ये आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हुए। इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। अब तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछते हैं, प्रश्न संख्या 3 आपके लिए है कूजति में मूल धातु बताइए। कूजति में मूल धातु बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास लिख, नम, हस और कूज। अब जब आपको धातु पढ़ाए गए तो आपको हर एक धातु का जो मूल शब्द, उसकी जो मूल धातु रहती है वो शब्द आपको बताया गया, उसका अर्थ आपको बताया गया। तो यहां पे अब आप इसका आंसर जो है वो पहचान चुके हैं, आप जान चुके हैं कि यहाँ पे क्या आंसर है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, घ भाग। यहाँ पे कूजति में जो मूल धातु है वो है आपकी कूज, जिसका अर्थ होता है चहचहाना या कूकना। तो इस प्रकार से आपके ये 3 प्रश्न कंप्लीट हुए। उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 में आपको क्या पूछते हैं, च क्या है। च की मस्ती, ऑप्शन है अव्यय, सर्वनाम, शब्द, रूप, धातु। अब तक आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है क भाग च, एक क्या है, अव्यय। ओके।
अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5, जो इस पैराग्राफ का अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्नों को साथ साथ लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो आपकी परीक्षा है उसमें इसी प्रकार से आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है। जीवा, ठीक है, वचन बताइए। जीवा वचन बताइए। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाता है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। जीवा वचन बताइए। कौन सा वचन है? तो आपके पास ऑप्शन है एक वचन, ख भाग में आपके पास बहुवचन, ग भाग में आपके पास ऑप्शन है अब तक तो आप जान चुके हैं, और तो इसका राइट आंसर आएगा ख बहुवचन। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये एक छोटा सा पैराग्राफ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट समझने की दृष्टि से और आगे आने वाली परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आगे जितने भी पाठ आपको पढ़ाए जाएंगे वहां पे ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को भी आप याद रखें, और जो पैराग्राफ आपको पढ़ाया गया है उसकी हिंदी भी आप याद रखें, और इसको बार बार लिखकर देखें, समझने का प्रयत्न करें, तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इस पाठ को समझने की कोशिश करें। जहां भी किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो वो मेरे साथ संपर्क करें। तब तक के लिए शुभ दिन, धन्यवाद।